नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था और आज हम पढ़ेंगे 11th की बायोलॉजी, कक्षा 11 की बायोलॉजी जो एनसीईआरटी चलती है उसका फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का आज ये पहला लेक्चर होने जा रहा है। और जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है जीव जगत, है ना, जीव जगत। तो उस जीव जगत चैप्टर को आज शुरू करने वाले हैं और उसमें जो टॉपिक है वो है जीव जगत में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, जीव जगत में विविधता, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम चैप्टर का जो बेस है वो पता करेंगे कि चैप्टर है क्या, और क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि जीव है क्या, है ना, सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, तो ये पूरा हमें पता करना है। तो उसको शुरू करने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, वो है क्या। ठीक है, तो हम आज जीव विज्ञान की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपने 9th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी बायोलॉजी पढ़ा होगा, और अब फिर जो है आज 11th में भी पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो शुरुआत करने वाली बात है तो हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो आपने पहले पढ़ रखे हैं वो क्लियर हो जाएं और थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। तो सबसे पहले जीव विज्ञान है क्या, किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु, यानी जीव जंतु में कौन से जीव आते हैं, है ना, और पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सभी, और इन सभी का अध्ययन करने वाले जो विज्ञान होता है, जो शास्त्र होता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जीव जगत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी की अगर बात की जाए, बायोलॉजी की बात की जाए कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान, है ना, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी ये है क्या, बायोलॉजी क्या है ना, क्वेश्चन मार्क तो ये उठता है। तो हम क्या, सब इसकी डिफिनीशन अगर देखी जाए तो डिफिनीशन क्या होगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना, करते हैं, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, कहलाता है। तो जीव में क्या आ जाएंगे, जीव में जो सजीव हैं, यानी कि जैसे कि मानव हो गया, है ना, मानव हो गए, ये भी सजीव हैं, जीव हैं। और पेड़ पौधे, पेड़ पौधे ये भी क्या है, ये भी सजीव हैं। इन सभी का अध्ययन हम बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, जिसमें जीव जंतु आते हैं, है ना, जीवों का मतलब जीव जंतु जिसमें आते हैं, उन सभी का अध्ययन हम क्या करते हैं, बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु यानी जिसमें पेड़ पौधे और जीव आते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान जो है, इसके जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें हम, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक जो है, जीव विज्ञान के पिता हैं, उन्हें अरस्तु जो है, उन्हें बोलते हैं जीव विज्ञान के जनक, अरस्तु को, है ना, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। ये फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ठीक है, तो बेसिक है कि जीव विज्ञान है क्या, यानी बायोलॉजी है क्या, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। सजीव में कौन कौन से आ जाएंगे? वही सजीव जिसमें मानव आ जाएगा, जीव जंतु आ जाएंगे और पेड़ पौधे आ जाएंगे।
ठीक है, जीव जंतु में मानव भी आ जाएगा और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, जानवर वगैरह होते हैं, वो भी आ जाएंगे इसमें। तो आगे बात करते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जीव विज्ञान के जनक कौन है। तो जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को माना गया है, यानी अरस्तु जीव विज्ञान के जनक है। अब क्या है, जब भी हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी का जब भी हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी दो ब्रांचेस होती हैं। बायोलॉजी का जब स्टडी करते हैं तो उसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं। एक अगर ब्रांच की बात की जाए, अगर बायोलॉजी की ब्रांच की बात की जाए तो एक होती है जूलॉजी, है ना, जूलॉजी होती है, और एक होती है बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान, जूलॉजी को क्या वो कहते हैं, जंतु विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और बॉटनी क्या होती है, बॉटनी को हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये बॉटनी जो है कहलाती है। तो पूरी बायोलॉजी को जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है जंतु विज्ञान जिसे हम जूलॉजी कहते हैं, एक है बॉटनी वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं कि जूलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका, जीव जंतुओं की स्टडी करते हैं। जीव जंतुओं मतलब एनिमल्स का, है ना, एनिमल्स का, एनिमल्स की हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और बॉटनी में क्या होता है कि बॉटनी में हम क्या करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन हम करते हैं बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, तो बायोलॉजी को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी है। अब जो है अरस्तु तो बायोलॉजी के भी फादर हैं, और इसके बाद जो जूलॉजी है, जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई है बायोलॉजी, जिसमें से एक जूलॉजी है। जूलॉजी के जनक कौन है, तो जूलॉजी के जनक भी कौन से हैं, वही जो बायोलॉजी के जनक हैं वही ही क्या है, जूलॉजी के यानी जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। तो इनके जनक कौन है, अरस्तु, अरस्तु, है ना। तो अरस्तु जो है बायोलॉजी के भी जनक हैं और अरस्तु जो है जूलॉजी के भी जनक हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो आपकी बॉटनी है, बॉटनी जिसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और इसके जनक कौन है, तो इसके जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को जो है बॉटनी के जनक बोलते हैं, या फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जो बेसिक है इसको जाना। अब इसके बाद हम अपने चैप्टर पे आते हैं कि हमारा चैप्टर क्या है। तो चैप्टर पे आने से पहले इतना आपने नोट कर लिया होगा, तो आपसे एक निवेदन है कि जो हम बताते जाए ना, आप उस बेसिक को क्या करें, एक कॉपी बना लीजिए, है ना, अच्छी सी सुंदर सी, उस कॉपी में जो है इसको नोट करते चलिए। ठीक है, उसको नोट करते चलिए, क्योंकि आपको जब पढ़ना होगा, रिवीजन करना होगा, तब जो है आपके लिए नोट बुक आपके पास होनी चाहिए। आप जब नोट कर लेंगे ना, तो एग्ज़ाम के टाइम अगर रिवाइज करें या कभी भी पढ़ने का मन करे, रिवीजन करने का मन करे, और रिवीजन करना भी ज़रूरी है, जब रिवीजन करेंगे तभी आएगा। तो जब रिवीजन करें तो उसके लिए ज़रूरी आपके पास नोटबुक हो। तो आप क्या करें, इसको नोट करते रहिए, साथ साथ मेरे साथ नोट करते रहिए, और लेक्चर को सुनते रहिए, समझते रहिए क्लास को। ठीक है, तभी समझ में आएगा, दोनों काम करते रहिए। तो अब हम जो है चैप्टर पे आते हैं, ये हमारा बेसिक था। जब चैप्टर पे आएंगे तो चैप्टर के बारे में जब पढ़ेंगे, तो चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम चैप्टर का बेसिक देख लेते हैं कि चैप्टर में है क्या, यानी ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। जो आपका जीव जगत चैप्टर है, उस जीव जगत चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए, है ना, वो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर, ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू, EW, ओवरव्यू देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव हैं क्या। ओवरव्यू में हम क्या देखेंगे कि जीव हैं क्या, जो जीव हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, ये हैं क्या। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम देखेंगे ओवरव्यू में कि जीव हैं क्या, जीव क्या है ना, जीव क्या है, यानी जीव क्या है, किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। उसके बाद दूसरा है जीव जगत में विविधता, यानी कि जीव जगत में विविधता,
कि हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं उसमें जो है बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जीव जगत में विविधता। तो उस विविधता को भी हमें समझना है ना, उस विविधता को भी हमें समझना है। जब समझेंगे, जब पढ़ेंगे ना, तो बहुत अच्छा लगेगा कि हमारा जो नेचर है ना, हमारा नेचर बहुत सुंदर है। हमारे नेचर में बहुत सारे अलग अलग जो है प्रकार के जो जीव जंतु पाए जाते हैं। अब क्या है, इसके बाद जो है अगला जो पॉइंट है, थर्ड नंबर जो ओवरव्यू में आएगा, तो उसको जो पढ़ेंगे तो वो है वर्गीकीय संवर्ग। क्या है? वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय संवर्ग। वर्गीकीय संवर्ग का मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है वो जैव विविधता से भरी पड़ी है। अब इसमें बहुत प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। अब क्या है कि जब भी हमें किसी भी जीव का अध्ययन करना होता है तो हमें पता लगाना होता है कि वो किस समुदाय से या किस कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो हमें क्या करना है कि पूरे जीव जंतुओं को, जितने भी, चाहे छोटे हों, मीडियम में हो या बहुत बड़े वाले हों, तो उनको क्या करना होता है कि हमें उनको वर्गीकरण करना जरूरी होता है, ताकि हम आसानी से उनको पहचान सकें और आसानी से उनका हम अध्ययन कर सकें। इसलिए जो है ये अगली हेडिंग जो वर्गीकीय संवर्ग है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि इनका हमें क्या करना है, वर्गीकरण भी करना है। जब वर्गीकरण करेंगे तो उसको देखेंगे हम। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है कि फोर्थ हेडिंग कौन सी है? वर्गीकीय सहायक साधन। वर्गीकीय सहायक साधन, इसको हटा देते हैं। वर्गीकीय सहायक साधन कि हम जब वर्गीकरण करते हैं जीव जंतुओं का, तो वर्गीकरण किस बेस पर करते हैं, कौन कौन से आधार हम लेते हैं वर्गीकरण करने के, तो उन बेस को जो है हमें देखना है। इस जो फोर्थ वाली हेडिंग है ना इस चैप्टर में, उसको देखेंगे कि जब भी हम वर्गीकरण करते हैं तो किस को बेस मानते हैं और उनका वर्गीकरण करने में कौन कौन से साधन जो है सहायक होते हैं, तो ये हम देखेंगे। अब क्या, पुराने जो आपका था तो उसमें तो था नहीं, लेकिन अब जो नया सिलेबस आपका आया है उसमें जो है ये क्या कर दिए गए हैं, ये न्यू है, इन हेडिंग को ऐड किया गया है। वर्गीकीय संवर्ग वगैरह है ना, इनको ऐड किया गया है, तो ये सारे नए हैं। ठीक है, तो ये हम पूरा जो है इसमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं, जीव है क्या। ठीक है, पहली हेडिंग देखेंगे जीव। तो जीव है क्या, है ना, जीव क्या है? तो जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सजीव, है ना, एक होता है सजीव और एक होते हैं निर्जीव। एक होते हैं सजीव और एक होते हैं निर्जीव। ठीक है, अब आपको तो पता होगा सजीव कौन से हैं, किन्हें सजीव कहेंगे और किन्हें निर्जीव कहेंगे। ठीक है, किन्हें सजीव कहेंगे, किन्हें निर्जीव कहेंगे। मतलब सजीव ऐसे जीवों को कहेंगे जिनमें क्या होती है, जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन होता है, और जो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना, वृद्धि करते हैं। जो क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाएं करते हैं, उपापचयी क्रियाएं करते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं, है ना, और क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, परिसंचरण करते हैं, परिवहन जिसको होता है, परिसंचरण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सजीवों में होती है, ईटीसी लिख लेते हैं, एक्सेट्रा, ईटीसी। बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं वो सजीवों में होती हैं। अब क्या है, निर्जीवों में जो है, निर्जीव जो होते हैं उनमें ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। निर्जीव ग्रोथ नहीं करते हैं। निर्जीव ग्रोथ कैसे करेंगे ना, तो उसमें वृद्धि होगी। निर्जीव अगर कोई जीव है उसकी मृत्यु हो चुकी है, अब जब मृत्यु हो चुकी है तब वो ग्रोथ कैसे करेगा। ठीक है, तो सजीव जो है, जीव क्या है, तो जीव वो ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो वृद्धि करते हैं, जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती, जिनमें श्वसन होता है, जिसमें परिसंचरण होता है, जिसमें परिवहन होता है, जिसमें पाचन होता है जब भोजन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है सजीवों के लक्षण होते हैं। तो जीव क्या है, यही हैं जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं वो क्या है, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है, तो जब जीव क्या है इसको पढ़ते हैं, तो निर्जीव तो आपको पता है कि उनमें ये सारे लक्षण नहीं पाए जाएंगे।
तो सजीव की बात करते हैं, तो जब सजीव की बात करेंगे तो सजीवों में क्या होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं जो सामान्यतः सभी सजीवों में होते हैं, और कुछ में जो है विशिष्ट लक्षण होते हैं। यानी जो सजीव हैं, सजीव जो हैं इसमें कुछ लक्षण होते हैं जो सामान्यतः सभी सजीवों में पाए जाते हैं, और कुछ सजीव ऐसे होते हैं, सजीव जो जीव जंतु होते हैं और वो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। कौन से लक्षण? विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अब वो विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं तो वो करते क्या हैं, वो लक्षण कौन कौन से हैं? तो विशिष्ट लक्षण में जो सामान्य लक्षण है वो तो हमने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन जो विशिष्ट लक्षण है उसमें क्या है कि ऐसे लक्षण मतलब वो लक्षण जैसे कि कोई भी जीव होगा, अगर विशिष्ट लक्षण में कौन सा लक्षण आएगा तो वो स्व प्रतिकृति बनाएगा। स्व प्रतिकृति यानी जनन, यानी अपने जैसी, ऐसा कोई जीव है जो अपने जैसी संतान को उत्पन्न करेगा, पैदा करेगा। ठीक है, अपने जैसे संतान को जन्म देगा, वो स्व प्रतिकृति है। अब दूसरा पॉइंट विशिष्ट लक्षण में क्या आ जाएगा कि ऐसे जीव जिनमें जीवन है उसमें जो विशिष्ट लक्षण होगा वो होगा उद्दीपन, है ना। उद्दीपनों को क्या करते हैं, उद्दीपनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, यानी उद्दीपनों को क्या करते हैं, महसूस करते हैं। उद्दीपन का मतलब कि अगर शरीर में के किसी भी ऑर्गन्स में अगर कोई भी क्रिया हो रही है या कुछ भी घटना घट रही है तो वो क्या होती है, इनको पता चलती है। ये विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और क्या है कि इसमें जो है ये क्या होते हैं, स्वनियमनकारी होते हैं। स्वनियमनकारी एक ये भी जो है विशिष्ट लक्षण है। स्वनियमनकारी मतलब वो क्या करते हैं, कुछ जीव जो है अपना जो है सेल्फ जो है विकास करते हैं, ऑटोमेटिक उसमें विकास होता रहता है। जीव बच्चा होता है छोटा, वो बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे ग्रोथ करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है, और इस प्रकार जो है वो पूर्ण रूप से जो है ग्रोथ कर लेता है, और एक समय के बाद जो है जब बच्चा होता है, पैदा होता है, उसके बाद बाल्यावस्था के बाद युवावस्था, है ना, युवावस्था के बाद जो है वृद्धावस्था आ जाती है, तो वृद्धावस्था के बाद जो है एक समय के बाद डेथ हो जाती है। तो एक जीव जो है क्या है कि उसमें स्वनियमनकारी जो है लक्षण जो है विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। अब आगे क्या है कि ये विकासशील होते हैं। स्वनियमनकारी मतलब वही चीज, विकासशील होते हैं, एक विकासशील होते हैं, तो ये भी क्या है, एक विशिष्ट लक्षण है। ये भी एक क्या है, विशिष्ट लक्षण है। तो जो विशिष्ट लक्षण है सजीवों के, वो क्या करते हैं कि बाह्य उद्दीपनों के प्रति जो है क्या करते हैं, प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। यानी सजीवों में जो लक्षण है वो तो नॉर्मल है, जीवन होगा, वृद्धि होगी, उपापचय क्रियाएं होंगी, श्वसन होगा, परिसंचरण होगा, पाचन होगा, उत्सर्जन होगा, सारी क्रियाएं होंगी। लेकिन जो विशिष्ट लक्षण है उसमें होते हैं कि जीव क्या करेंगे, अपनी स्व प्रतिकृति बनाएंगे, और वो विकासशील होंगे, और वो स्वनियमनकारी भी होंगे, और ये सभी क्या करते हैं कि अपना जो है उद्दीपनों को ग्रहण करेंगे, और जो है बाह्य उद्दीपनों के प्रति जो है प्रतिक्रिया ये प्रदर्शित करेंगे। ये सभी लक्षण जो है विशिष्ट लक्षण है, और ये सामान्य लक्षण है। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतना क्लियर आपको हो गया होगा। तो जीव क्या है ये हमने देख लिया कि जीव जिनमें जीवन है, जो क्रियाएं करते हैं वो जीव हैं। और उसके बाद सजीव और निर्जीव हमने देखा, और सजीवों में भी दो लक्षण होते हैं, एक तो सामान्य लक्षण सभी सजीवों में पाए जाते हैं, और कुछ सजीव होते हैं, मतलब कुछ सजीव होते हैं जिनमें विशिष्ट लक्षण होते हैं। ठीक है, वो विशिष्ट लक्षण क्या है, जिसमें स्व प्रतिकृति बनाने की मतलब जनन करने की क्षमता, और स्वनियमनकारी ऑटोमेटिक जो है ग्रोथ होती रहती है, विकासशील होते हैं, और इसमें जो है बाह्य उद्दीपनों के प्रति जो है प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। तो ये जो है पहली हेडिंग आपकी हो गई कि जीव हैं क्या। ठीक है, तो अब दूसरी देख लेते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है कि जीव जगत में विविधता। ठीक है, जीव जगत में विविधता। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे जो है आप अगर भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर चले, यानी कन्याकुमारी से हिमालय की ओर जाएं, है ना, हिमालय पे कश्मीर वगैरह जाएं, तो आप रास्ते में चलते हुए जो है बहुत सारी जो है विविधताएं अलग अलग प्रकार की देखेंगे। ठीक है, बहुत प्रकार की जो विविधताएं अलग अलग प्रकार की आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब क्या है कि ये सारी विविधताएं जो है आपको जो जीव दक्षिण में मिलेगा वो जो है नॉर्थ में जो है वो जीव नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे मौसम में वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं
होती हैं पूरे जो जैव जगत है, हमारा जो विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, ये जीवों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और है कि जो जीव हैं, जीव जो है, पहले पॉइंट जो है, तो उसमें कुछ विशिष्ट लक्षण वगैरह की बात कर लें कि जो पेड़ पौधे हैं, है ना, जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं और जो जानवर हैं, जानवर क्या बोलेंगे, जंतु बोलेंगे, है ना, जो जंतु हैं, ये क्या है, ये निरंतर क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। निरंतर इनमें क्या होती है, वृद्धि करते रहते हैं, और इनमें जो है क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण भी पाए जाते हैं। इन दोनों में क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षण भी पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं कि निर्जीव जो होते हैं, निर्जीव में लक्षण तो पाए जाते हैं, है ना, कुछ लक्षण निर्जीव में पाए जाते हैं, लेकिन निर्जीवों में क्या होता है कि विशिष्ट लक्षण नहीं पाए जाते। निर्जीवों में क्या होता है कि विशिष्ट लक्षण जो है निर्जीवों में नहीं पाए जाते। ठीक है, विशिष्ट लक्षण नहीं पाए जाते। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन सा ले लेंगे कि निर्जीव है कि वो तो वृद्धि करेगा, निर्जीवों में भी वृद्धि होगी और इधर जो है सजीवों में भी वृद्धि होगी, इसमें भी वृद्धि होगी, है ना, ग्रोथ तो दोनों करते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें कि अगर मान लिया मिट्टी का एक टीला है, निर्जीव की बात करें, है ना, ये पृथ्वी है, हमारी अर्थ है। अब क्या है, मिट्टी का एक टीला है ऐसे। अब क्या है कि ये टीला जैसे जैसे जो है रेगिस्तान वगैरह की बात करें, अगर ये मान लिया रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में जैसे जैसे हवा चल रही है तो टीले पर जो है, ये टीला जो है, इस पे जो है रेत जो है लगती हुई चली जाएगी। अब ये क्या है, ये रेत जो है पूरा बड़ा सा जो है एक बहुत बड़ी संरचना, ढेर जैसी संरचना जो है बना लेगा। वृद्धि तो ये भी कर रहा है ना, वृद्धि तो ये भी कर रहा है, तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसमें ये सामान्य लक्षण है जो दोनों में पाए जा रहे हैं। सजीवों में भी सामान्य लक्षण है, वो भी वृद्धि करते हैं, निर्जीव भी वृद्धि करते हैं, लेकिन विशिष्ट लक्षण जो भी हमने बात की, वो विशिष्ट लक्षण सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होगी, उपापचयी क्रियाएं इसमें नहीं होंगी, निर्जीवों में उपापचयी क्रियाएं नहीं होंगी। निर्जीव कभी भी अपने जैसी जनन वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, निर्जीव जनन वगैरह नहीं कर सकते। तो ये सारे लक्षण जो हैं क्या है, सामान्य लक्षण हैं जो दोनों में पाए जाते हैं, सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो सामान्य लक्षण है वो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे वृद्धि वगैरह की बात कर ली जाए, लेकिन विशिष्ट लक्षण जो है निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो है क्या करते हैं कि जो सजीव हैं या जो निर्जीव हैं उनकी बात करते हैं, तो इसमें होता है जनन। ठीक है, तो जनन जो होता है, जनन की बात करें जिसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, है ना। अगर कोई जीव है तो उसको अपना अस्तित्व इस पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए जनन करना जरूरी है। अगर जनन नहीं किया तो उस जीव का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उसके लिए वो जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो जनन क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, फिर आगे जो है जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन क्या होते हैं, वो आगे हम धीरे धीरे चलते हुए देखेंगे। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर हमारा बढ़ता रहेगा वैसे वैसे हम पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। ठीक है, तो जनन क्या है, रिप्रोडक्शन, तो इसमें लिखेंगे कि वह प्रक्रिया होती है, यानी जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है। ठीक है, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, जनन वह प्रक्रिया होती है, जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव, जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है। कोई भी जीव अपनी संतति का
निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो है निर्माण करता है, ये जो है जीव जनन की जो है, जो जीव जनन करते हैं, और जनन की परिभाषा है कि जनन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति का निर्माण करता है। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जो जनन होता है वो जनन क्या है, लक्षण है या विशिष्ट लक्षण है, इसकी बात करेंगे। तो इसमें भी जनन जो होता है वो जनन दो प्रकार से होता है। ठीक है, जो जनन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है, एक हमारा होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, और एक होता है लैंगिक जनन। तो जनन भी दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर जनन की बात करेंगे तो इसे बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है? तो इसमें जो है जनन जो है, एक जो अलैंगिक जनन है उसमें अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक जीव जो है, इसमें जो अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो एक जीव है, अगर मान लिया एक जीव है तो ये क्या करेगा, अपनी जैसी संतति जो है नहीं बनाएगा, अपनी जैसी संतति जो है नहीं बना पाएगा। एक जीव जो है अलैंगिक जनन जो है अपनी जैसी संतति नहीं बनाएगा। मतलब एक जीव, सॉरी ये गलत हो गया, कि इसमें क्या है कि एक जीव जो ही अपनी जैसी संतति बना लेगा अलैंगिक जनन में, हमने उसकी बात कर ली। तो इसमें क्या है कि जो अलैंगिक जनन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है एक जीव ही अपनी जैसी संतान का निर्माण कर सकता है, इसमें दूसरे जीव की जरूरत नहीं होती। जैसे अमीबा वगैरह ले ले, है ना। तो अमीबा क्या करता है कि अपने शरीर का जो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, वो अमीबा जो है अपने शरीर से एक खंड को तोड़ता है और वो जो खंड टूट के अलग होता है, वो खंड जो है एक नए अमीबा का सेम वैसी आकृति जैसा पहले वाला अमीबा है वैसी आकृति का निर्माण कर देता है। तो इसके लिए, इसमें जनन करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि दूसरा जीव जो होना चाहिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अलैंगिक जनन में, इसमें एक जीव ही अपनी संतति का निर्माण कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि जो लैंगिक जनन है, जो लैंगिक जनन है, इसमें जो है दो विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता होती है, विपरीत लिंगी जीवों की आवश्यकता होती है। यानी क्या मतलब, इसका कहना मतलब क्या हुआ कि एक नर होगा और एक जो है मादा होना अनिवार्य है, तभी जो है संतति का निर्माण होगा, है ना। एक जो है, एक व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। तो यहां पर क्या होगा लैंगिक जनन में कि दो विपरीत लिंगी जीवों की जो है, दो विपरीत लिंगी जीवों का होना अनिवार्य है, जिसमें एक क्या हो, नर हो और एक मादा हो, तभी एक नई संतति का जो है निर्माण हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ये दोनों जो है जनन के अंतर्गत आते हैं। जनन के दो पार्ट हैं, एक अलैंगिक जनन है, एक लैंगिक जनन है। जनन क्या है, जिसमें कोई भी जीव क्या करता है, अपने जैसे संतान का निर्माण करता है, और उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन है। जिसमें अलैंगिक जनन जो है, जिसमें अलैंगिक जनन है, वो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक जीव ही अपनी जैसी संतान को अकेले जो है बना सकता है, अपने जैसी संतति का निर्माण कर सकता है। और संतति कैसी, स्वप्रतिकृति, यानी सेम फोटोकॉपी, जैसे वो जीव है वैसे ही जो अलैंगिक जनन में जीव जो नया बनेगा वैसे ही बनेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है लैंगिक जनन में जीव जो होते हैं, उन जो जीव जो अपनी संतान को पैदा करने के लिए जो है दो का होना अनिवार्य है, वो भी दो कौन से, विपरीत लिंगी होने चाहिए। दो जीव मतलब सेम लिंग के नहीं, विपरीत लिंगी होने चाहिए, सेम सेक्स के ना हो, विपरीत लिंगी जीवों का होना अनिवार्य है, तभी जो है नई संतान का निर्माण होगा। ठीक है, और ये संतान सेम नहीं होती, कुछ लक्षण आते हैं और कुछ लक्षण जो हैं भिन्न होते हैं। भिन्न जो संतान होगी ना, उसमें विभिन्नता भी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता होगा।
तो इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार से जो है जो क्रियाएं होती रहती हैं, जनन होते रहते हैं, जीवों में जनन होता रहता है। अगर हम बात करें कि जो हमारी फीमेल हॉर्स होती है, यानी फीमेल हॉर्स मतलब घोड़ा, फीमेल जो है घोड़ा जो होता है, फीमेल घोड़ा होता है, और इस अगर फीमेल घोड़ा है, इस फीमेल घोड़ा का जब भी हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं, यानी कि निषेचन वगैरह करवा देते हैं, किसके साथ, कि मेल डंकी के साथ, यानी कि मेल गधे के साथ, मेल गधे के साथ। अगर मेल गधे के साथ जो है अगर हम रिप्रोडक्शन करवाएंगे, निषेचन करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, तो जो संतान होती है वो संतान कैसी होती है, तो वो संतान क्या होती है कि वो संतान जो है खच्चर जो बनता है वो खच्चर कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मूले, खच्चर, यानी खच्चर का निर्माण होता है, खच्चर का निर्माण होता है। यानी कि अगर फीमेल घोड़ा है और मेल गधा है, इन दोनों के बीच जब भी जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो क्या बनता है, वो खच्चर का निर्माण होता है। तो जरूरी नहीं है कि इसमें से जो जीव है अलैंगिक जनन में, वो जीव जो बनेगा, अब संतान बन गई, ये संतान भी अपने जैसी एक जीव को बना लेगी। तो इसमें जनन करने की क्षमता है, जनन करने की क्षमता इसमें भी है, और इसमें से जो विपरीत लिंगी जीव मिलेंगे, नर मादा मिलेंगे, संतान उत्पन्न होगी, ये संतान फिर आगे जाके जो है विपरीत लिंगी जीव से मिलेंगे, नर मादा मिलेंगे, फिर बच्चे पैदा करेंगे। तो यानी कि इन दोनों में क्या है, जनन करने की क्षमता है। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद ये है कि सभी जीव जो है अपने जैसे संतान पैदा नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ बात की जाए तो इसमें जो है घोड़ा है, यानी कि जो मादा है वो क्या है, घोड़ा है, और जो मेल है, पुरुष है, वो गधा है। अब इनके बीच जब भी फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन होगा, तो इनसे जो संतान बनेगी, खच्चर बनेगी, ये खच्चर जो बनेगा ये अपने जैसी संतान, मतलब अपनी संतानें नहीं पैदा कर सकते, अपनी संतान को नहीं जन्म दे सकते। तो ये क्या होते हैं, ये बंध होते हैं, इन्हें बोलते हैं बंध होते हैं, बंधे होते हैं। मतलब ऐसे जीव या ऐसे जीव जंतु जो अपने जैसी संतान नहीं पैदा कर सकते, या जिनमें संतान पैदा करने की क्षमता नहीं होती है, वो बंध कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, बंध कहलाते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, तो मधुमक्खी के छत्ते में जो शहद लाने का काम करती हैं मधुमक्खियाँ, जो मधुमक्खियाँ शहद लाने का काम करती हैं, वो मधुमक्खियाँ संतानें नहीं पैदा कर सकती, उनमें क्षमता नहीं होती है, वो बंद होती हैं, और वो क्या होंगी, वो संतान पैदा नहीं, वो कामगार मधुमक्खियाँ, सिर्फ मजदूर मधुमक्खियाँ हैं, वो मजदूरी का काम ही करती रहती हैं। सिर्फ उनका काम ये होता है कि फ्लावर पर जाना, फूल पर जाना, वहाँ से जो है शहद को लाना और छत्ते में लगाना। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और जो अन्य चीज़ें होती हैं, तो मनुष्यों में भी बहुत सारे लोग होते हैं कि उनके संतान नहीं होती है, वो भी कभी कभी उनके जो स्पर्म काउंट वगैरह कम पड़ जाता है। तो अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से जो है IVF वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो खच्चर बनेगा, वो खच्चर में जनन करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो सजीवों में जनन करने की क्षमता होती है, दो प्रकार से जनन होगा, लैंगिक अलैंगिक होगा। लेकिन इसमें एक अपवाद ये है कि जब घोड़ा और गधे का जब क्रॉस करवाया जाता है तो खच्चर बनता है, और लेकिन जो खच्चर होता है वो फिर अपने जैसी संतान या अपनी संतान पर जन्म नहीं दे सकता, या अपनी संतान नहीं पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इस चैप्टर का जो बहुत बेस है ये है। अब इसके बाद क्या है कि और भी जो विशिष्ट लक्षण या लक्षण हैं, उसमें एक अगला वाला आता है जिसे हम बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, है ना। इसको हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी हम उसी पे बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद हमारी जो अगली हेडिंग है कि जो लक्षण हैं जिसमें आता है उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन आपने देखा होगा, तो देखा क्या होगा, पढ़ा भी होगा। और इसमें भी दो प्रकार से क्रियाएं होती हैं, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं ये भी दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती है अपचयी क्रिया और दूसरी होती है उपचयी क्रिया, है ना। दो प्रकार से रिएक्शन होते हैं, एक होती है अपचयी जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, अपचयी क्रिया, है ना, अपचयी क्रिया।
अपचयी क्रिया, जिसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैटाबॉलिक रिएक्शन। और दूसरी जो होती है वो होती है उपचयी क्रिया, उपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया मतलब एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन। तो अब ध्यान से सुनना कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या, इन दोनों में डिफरेंस है क्या। तो ये जो उपापचयी क्रियाएं हैं ये सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है। सजीवों का क्या है, ये विशिष्ट लक्षण है। ये क्या है, विशिष्ट लक्षण है ना, विशिष्ट लक्षण है। उपापचयी क्रियाएं सजीवों की क्या है, विशिष्ट लक्षण है। क्यों, क्योंकि जो उपापचयी क्रियाएं होंगी ये सिर्फ सजीवों में होंगी, निर्जीव में नहीं होंगी, है ना। अब देखो इसमें जो आगे है कि अपचयी क्रिया क्या होती है, अपचयी क्रिया क्या होती है कि ये कैटाबॉलिक, कैटाबॉलिक मतलब कटना, यानी कटना, यानी कटना मतलब टूटना, टूटना, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा सा जो है, बहुत बड़ा सा जो टुकड़ा है एनर्जी का, बहुत बड़ा एनर्जी का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये टुकड़ा जब भी टूटेगा, जब भी खंडों में टूटेगा, जब भी खंडों में टूटेगा तो क्या होगा, तो अपचयी क्रिया में क्या होती है कैटाबॉलिक में कि जब भी कोई एनर्जी का टुकड़ा टूटेगा तो क्या होगी, यहाँ पर एनर्जी जो है, ऊर्जा जो क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा क्या होगी, उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कैटाबॉलिक रिएक्शन में, अपचयी क्रिया में क्या होता है कि इसमें ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात करें अपचयी क्रिया में कि जैसे जब आप भोजन वगैरह करते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, फूड वगैरह लेते हैं, तो क्या होता है, भोजन हम मिक्स करके खाते हैं, है ना, दाल चावल सब्जी रोटी, है ना, ऐसे करके सब कुछ खाते हैं। अब जब हमारे शरीर के अंदर जब जाता है, इसका डाइजेशन होता है तो टूटता है अलग अलग खंडों में, ठीक है। ये टूट कर क्या करते हैं, ये टूटते हैं और टूटने के बाद जो है क्या होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, ऊर्जा मिलती है, और जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो हम काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं कि अपचयी क्रिया में आती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन में आती हैं। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो है आते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन में। तो एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे एनर्जी के कण होते हैं, बहुत सारे जो है कण होते हैं, ये कण जो है क्या होते हैं, जुड़ते हैं, जुड़कर जो है एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे कण होंगे और एक कण जुड़कर जो है एक बड़े से कण का निर्माण करेंगे। अब इसमें इनको जोड़ने के लिए ये सारे जो एनर्जी के जो एनाबॉलिक रिएक्शन है, उपचयी क्रिया है, इस उपचयी क्रिया में क्या होगा, इनको जोड़ने के लिए यानी इनको आपस में बांधने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होगी भाई, इनको एनर्जी की जरूरत होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जब इनको ऊर्जा मिलेगी तब जाके जो है आगे जो है ये एक जो है एक संरचना का निर्माण करेंगे। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो है सजीवों में ही होती हैं, सिर्फ सजीवों में होती हैं, क्योंकि एनर्जी चाहे हमें आवश्यकता हो या एनर्जी हमारे अंदर से प्रोड्यूस हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है विशिष्ट लक्षण के अंतर्गत होती हैं। जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उपापचयी क्रियाएं हैं, ये विशिष्ट लक्षण हैं, दो प्रकार से होती है क्रियाएं, और एक अपचयी होती है और एक उपचयी होती है। इसमें जो अपचयी क्रिया होती है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। जो उपचयी क्रिया है इसे एनाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इतना क्लियर होगा आपको, ठीक है। अब जब इतना क्लियर हो गया है तो आपको जो है ऊर्जा उत्पन्न हो, अब इतना क्लियर है, उसके बाद आगे देखते हैं कि सजीवों के कुछ लक्षण हैं कि वो आपको बताना है कि वो विशिष्ट लक्षण होगा या सिर्फ लक्षण होगा। अगर सिर्फ लक्षण है तो वो क्या होगा, दोनों में पाया जाएगा, अगर सिर्फ लक्षण होगा तो दोनों में पाया जाएगा, मतलब सजीव निर्जीव दोनों में। लेकिन अगर विशिष्ट लक्षण है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है सजीवों में ही पाया जाएगा। तो इसमें जो है संवेदनशीलता तथा अनुकूलता,
है ना, संवेदनशीलता तथा अनुकूलता, ये जो लक्षण है संवेदनशीलता, ये जो हम लिख रहे हैं संवेदनशीलता और अनुकूलता, ये जो है, ये लक्षण जो है, ये लक्षण क्या है, विशिष्ट लक्षण है या सिर्फ लक्षण है? ठीक है, ये सजीवों का क्या है, विशिष्ट लक्षण है या जो है लक्षण है। तो संवेदनशीलता में जो है क्या आते हैं, संवेदनशील मतलब ठंडी को महसूस करना, गर्मी को महसूस करना, है ना, बारिश को महसूस करना, है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से होंगी, अगर हमें दर्द हो रहा है ना, अगर हमें जो है किसी भी चीज की प्यास लगी हुई है ना, ये सारी चीजें जो है कौन महसूस कर पाएगा, कौन महसूस कर पाएगा, संवेदनशील जो है, सेंसिटिव है, वो कौन फील कर पाएगा, तो सभी सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, सजीव ही फील कर पाएंगे। इसमें ये जो है सजीव में ही संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी होती है। सेंसिटिविटी जो है सिर्फ क्या होगी, सजीवों में ही पाई जाएगी, और ये फिर क्या हो जाएगा, संवेदनशीलता, तो ये हो जाएगा विशिष्ट लक्षण। संवेदनशीलता क्या होगी, विशिष्ट लक्षण, ठीक है, संवेदनशीलता विशिष्ट लक्षण हो जाएगी। क्लियर है। अब एक शब्द और दिया है, अनुकूलता। अनुकूलता मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेना, तो निर्जीव जो चीज होगी, जो भी वस्तु अगर निर्जीव होगी तो वो चाहे जहां पड़ी रहे, उसको क्या लेना देना, ठंडी गर्मी सर्दी। लेकिन जो सजीव होते हैं वो अपने आप को जो है अनुकूल बनाते हैं उस एनवायरनमेंट के लिए। जैसे अगर मानव की बात की जाए, मानव अगर गर्म प्रदेश में रहता है तो उसको क्या चाहिए, वो कम कपड़े पहनेगा, कम कपड़े मतलब शुद्ध सूती कपड़े और व्हाइट कलर के। अगर गर्म प्रदेश में रह रहा है तो उसको सफ़ेद कपड़े पहनना पड़ेगा, कम कपड़े पहनना पड़ेगा। लेकिन एक जो मनुष्य है जो ठंडे प्रदेशों में रहता है, यानी कि नॉर्थ पोल या साउथ पोल की बात करें तो वहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पृथ्वी में थोड़ी ऊंचाई पर जाते हैं, और वैसे वैसे जो है क्या होता है, ठंडी बढ़ती है, टेम्परेचर कम पड़ता जाता है, ठंडी बढ़ती जाती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर गर्म कपड़े पहनना पड़ेगा। अब मनुष्य क्या है, एक मनुष्य जो गर्म प्रदेश में रहता है वही अगर ठंडे प्रदेश में पहुँचता है तो अपने आप को अनुकूल करने के लिए क्या करता है, गर्म कपड़े पहनता है। तो अनुकूलता कहाँ होगी, सजीवों में होगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये भी जो लक्षण पाया जाएगा वो सिर्फ सजीवों में पाया जाएगा, अपने आप को अनुकूल कर लेना, है ना। कभी कभी बारिश होती है तो बारिश में भी ठंडी लगने लगती है, तो जो बारिश में ठंडी लगती है तो फिर हम लोग फिर स्वेटर वगैरह निकाल लेते हैं, फिर गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। तो ये जो है ये भी क्या होगा, ये भी विशिष्ट लक्षण होगा। यानी कि ये दोनों जो है संवेदनशीलता और अनुकूलता, ये क्या होंगे, विशिष्ट लक्षण होंगे, जीवों के विशिष्ट लक्षण कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि संवेदनशीलता और अनुकूलता जो है क्या है, सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं, और ये केवल जो है सजीवों में पाए जाते हैं, निर्जीवों में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जो सजीव हैं उसमें जो है जो उनकी जो संरचना बनी हुई है, उनका जो बॉडी बनी हुई है, उनका शरीर का जो निर्माण हुआ है वो क्या है, कोशिकाओं से हुआ है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिका जो होती है, सेल जो होती है वो क्या है, जो कोशिका है, अगर अगली हेडिंग की बात करें, कोशिका की बात करें, कोशिका सेल है ना, सेल की बात करें तो जो कोशिका होती है वो जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। तो कोई भी सजीव होगा, कोशिका वही तो रहेगी, सेल डिवीजन होगा, कोशिका बनेंगी, कोशिका वही होगी, जब कोशिका मिलेंगी तभी जीव का निर्माण होगा। लेकिन ये निर्जीवों में नहीं होती, निर्जीवों में नहीं होती। तो अगर ये सिर्फ जो है कोशिका अगर सजीवों में पाई जा रही है तो ये कोशिका क्या होगी,
जीवों का क्या होगी, लक्षण होगी या विशिष्ट लक्षण होगी? तो जो कोशिका है ये विशिष्ट लक्षण होगी, क्योंकि ये सजीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो ये क्या है, जीवन की क्या है, जीव की क्या है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। तो ये सिर्फ सजीवों में पाई जाएगी, निर्जीवों में नहीं पाई जाएगी। तो ये क्या है, जीवों का क्या है, एक विशिष्ट लक्षण कहलाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर आपको हो गया होगा। ठीक है, तो हमने जो आज का जो क्लास है हमारी, तो उसमें हमने देखा जीव क्या है ना, जीव क्या है, जीवों में जो लक्षण होते हैं वो लक्षण कौन से हैं, है ना, कि कोई लक्षण, सामान्य लक्षण, जो ऐसे लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं, है ना, लेकिन कुछ लक्षण होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं। तो वो लक्षण कौन से हैं वो हमने देखा, और हमने पूरी क्लास को अच्छे से समझा है। और अगर आप अभी भी आपका कोई डाउट है ना, अभी भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब क्लास यहीं एंड करते हैं। अब आपका रिस्पांस जैसा रहेगा ना, वैसे जो है हम आगे की क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए। धन्यवाद, जय हिंद।